हाय गाइस, इसके पहले हम लोग पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल में दो पार्ट्स की जरूरत होती है, मेल पार्ट्स और हेल्पिंग पार्ट। हमने पढ़ा था मेन पार्ट टेस्टिस था, टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है हेल्पिंग ऑर्गेन के बारे में, सहायक अंग के बारे में, जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गेन को यानी टेस्टिस को रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का काम करता है ना। तो ये कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 है ना, जिनमें फर्स्ट है हमारा वास इफरेंस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शुक्रवाहिका, है ना, या बोल सकते हैं अपवाहक नली, है ना। दूसरा है हमारा इपीडाइडिमिस, है ना, इपीडाइडिमिस, जिसको हम अधिवृष्ण के नाम से बुलाते हैं। दूसरा हमारा वास डिफरेंस, जिसको शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक के नाम से बुलाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा यूरेथरा, जिसको मूत्रमार्ग के नाम से बुलाते हैं। और लास्ट है हमारा पेनिस, जिसको हम योनि के नाम से बुलाते हैं। सो ये हमारे पास हेल्पिंग ऑर्गेन हो गए, जो हमारा मेन ऑर्गन टेस्टिस है। इस टेस्टिस को रिप्रोडक्शन में, मेल के रिप्रोडक्शन में, पुरुष के प्रजनन में मदद करने का काम करते हैं, है ना। तो इनके पोजीशन को समझने के लिए, इनके वर्क को समझने के लिए, इनके बारे में समझने के लिए हमको सबसे पहले प्रीवियस क्लास देख लेना चाहिए, है ना। और वैसे भी हम लोग थोड़ा सा बैक जाएंगे तो ये समझ में आएगा। बैक में हम लोग ये ध्यान देंगे कि हमने पिछले क्लास में सबसे पहले ये समझ रखा था कि टेस्टिस होती है जो डबल लेयर से बनी होती है, और इस डबल लेयर वाले टेस्टिस के अंदर का जो लेयर होता है वो पूरे टेस्टिस को छोटे छोटे चेम्बर में डिवाइड कर देता है। और फिर मैंने आपको बताया था इस चेम्बर के अंदर पतले पतले ट्यूब्स बन जाते हैं, और इन ट्यूब्स को मैंने शुक्रजनन नलिका कहा था, इससे सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहा था। इन ट्यूबुल्स का जो लास्ट एंड होता है वो टेस्टिस में यहाँ किनारे पर क्या हो जाता है, सबका सब एडजस्ट हो जाता है ना। और अब बताया था कि इनको अब हम बोलते हैं क्या, रीटी टेस्टिस इन इंग्लिश, है ना, और हिंदी में बुलाते हैं वृषण जालक, है ना। और ये सारी की सारी स्ट्रक्चर कहाँ होती है, तो टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर बंद होती है ना। अब क्या होता है कि रीटेड टेस्टिस जो होते हैं, है ना, ये यहाँ से टेस्टिस से बाहर, है ना, क्या करते हैं कि 15 to 20, 15 से 20, है ना, ट्यूब के बारे में ट्यूब के रूप में यहाँ से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, शुक्रवाहिका या अपवाहक नली, है ना, शुक्रवाहिका या अपवाहक नली, है ना। ठीक है, इनकी संख्या कुल कितनी होती है, तो इनकी संख्या टोटल होती है 15 to 20, यानी 15 से 20। एक टेस्टिस में इसकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20। ये कहाँ होती है, तो टेस्टिस से बाहर होती है। ये किससे बनी होती है, तो ये जो हमारा रीटी टेस्टिस है, इस रीटी टेस्टिस से ये बनी हुई होती है। यानी रीटी टेस्टिस वाला ट्यूब अगर बाहर आ जाता है 15 से 20 की संख्या में छोटे छोटे ट्यूब के रूप में, तब इसको हम बोलेंगे शुक्रवाहिका या अपवाहक नली, है ना। अगर हमसे कोई पूछ दे शुक्रवाहिका या अपवाहक नली का बर्थ किससे होता है, तो हम सीधे बता देंगे हाँ, रीटी टेस्टिस से होता है ना, वृषण जालक से होता है। क्लियर। और वृषण जालक किससे बनी होती है, तो हम सीधे सीधे बता देंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल बोले या शुक्रजनन नलिका बोले, इससे होती है, इससे बनी होती है ये, है ना। तो देन यहाँ तक बात क्लियर। इसमें होता क्या है, तो आपको पहले ही बताया था सेमाइनल वेसिक, ये जो हमारा शुक्रजनन नलिका है, इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे स्पर्म। और ये स्पर्म क्या करेंगे, तो इसी रास्ते से ऐसे 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 होते हुए कहाँ आ जाएंगे, तो इन ट्यूब्स के अंदर आ जाएंगे, है ना। ठीक है, अब इन ट्यूब से इनको आगे बढ़ना होता है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि इन ट्यूब्स का जो एंड होता है, इन ट्यूब्स का जो लास्ट एंड होता है ना, ये लास्ट एंड ओपन होता है इस कोमा सेप्ट स्ट्रक्चर के अंदर, है ना, इस कोमा सेप्ट, है ना, इसको हम क्वेश्चन मार्क ज्यादा बोल सकते हैं, प्रश्न चिन्ह बोल सकते हैं। ये प्रश्न चिन्ह के जैसे रचना के अंदर ये क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, है ना। इसी प्रश्न चिन्ह वाली रचना को हम क्या बोलते हैं, तो इसी प्रश्न चिन्ह वाली रचना को हम इंग्लिश में एपिडाइडिमिस और हिंदी में अधिवृष्ण के नाम से बुलाते हैं, है ना।
इसकी लेंथ कितनी होती है, तो हम सीधे सीधे इसका लेंथ बता सकते हैं 6 मीटर। मैंने यहाँ लिख रखा है ना, आप तो सोच में पड़ गए हमारी लंबाई इतनी कम और इसकी लंबाई इतनी ज्यादा, बाबा ये अटता कैसा होगा, है ना। तो टेंशन नॉट, है ना, ये अट जाता है कैसे, तो कॉइलिंग के द्वारा। किसके द्वारा अट जाता है, कॉइलिंग के द्वारा। अब कॉइलिंग समझ में नहीं आ रही तो आप लोग मैगी खाया होगा, है ना, देखा मैगी को, इतनी लंबी लंबी मैगी, है ना, अट कहाँ जाती, तो छोटे से पैकेट के अंदर अट कैसे जाती है, तो उन मैगीज को क्या किया जाता है, सीधा ना रख करके क्वाइल्ड कर दिया जाता है, घुमावदार बना दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, अट जाती है। जस्ट इसके साथ भी वैसा ही होता है, ये लंबा तो होता है लेकिन इसको क्या कर दिया जाता है, घुमावदार बना दिया जाता है, जिसकी वजह से ये 4 सेंटीमीटर की लंबाई में ही क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है ना। देन ये जो है, जो 4 सेंटीमीटर की लंबाई में एडजस्ट होने वाली अधिवृष्ण जो है ना, ये देखे तो 3 पार्ट में बटी होती है। एक इसका जो ये चौड़ा वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। हेड को हम हिंदी भाषा में शीर्ष बोलते हैं, है ना। और ये जो इसके बीच वाली पार्ट होती है इसको बॉडी बोलते हैं, है ना। और बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, काय बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली पार्ट इसकी होती है उसको हम लोग टेल बोलते हैं या काउडो बोलते हैं, है ना। तो टेल या काउडो को हिंदी में हम लोग क्या बुलाते हैं, पूंछ बुलाते हैं, है ना। तो देन इसके कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। चौड़ा वाला पार्ट जिसमें ये ओपन हो रहा है शुक्रवाहिका या अपवाहक नली, है ना, उसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, है ना। उसके बाद के एरिया को क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। और उसके नीचे के एरिया को क्या बोलेंगे, जो पतली ट्यूब में बदल गई उसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। क्लियर। तो ऐसे इसके कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। काम क्या करेंगे, तो यार यहाँ पे जितने भी स्पर्म्स आए थे, जितने भी शुक्राणु आए थे, वो सारे के सारे स्पर्म और शुक्राणु कहाँ आ जाएंगे, तो इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। ठीक है, इसके अंदर वो सारे के सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। मीनिंग बाय ये सारे स्पर्म जब यहाँ आ जाएंगे तो ये करेगा क्या, तो ये करेगा क्या, स्टोर। स्टोर मीन्स इकट्ठा करना, है ना। किसको स्टोर करेगा, तो इन स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करेगा, इन स्पर्म्स को इकट्ठा करने का काम करेगा, है ना। तो यहाँ स्टोर हो जाएंगे कौन, तो स्पर्म्स। कितने दिन के लिए स्टोर हो सकते हैं, तो ये स्पर्म्स लगभग 1 मंथ के लिए यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, है ना। इतना ही नहीं, ये उन स्पर्म्स को खिलाएगा पिलाएगा और उनको इस लायक बनाएगा कि वो एडल्ट हो सके और वो जा करके क्या कर सके, तो फर्टिलाइज कर सके। किसको, तो ओवा को, है ना। मीन्स ये उनको न्यूट्रिशमेंट भी देता है, उनको स्टोर भी करता है, दोनों काम करता है। तीसरा काम इसके वॉल में क्या होती है, इसके वॉल में कॉन्स्ट्रिक्शन, रिफ्लेक्शन, कॉन्ट्रिक्शन, रिफ्लेक्शन, यानी इसके वॉल क्या होता है, सिकुड़ता भी है, फैलता भी है, सिकुड़ता भी है और फैलता भी है, जिसके कारण क्या करता है, ये स्पर्म को पुश करता है, कहाँ, आगे की तरफ, है ना। आगे की तरफ ये स्पर्म को पुश भी करता है कि तुम आगे बढ़ो भैया, है ना। ठीक है। देन अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा वास डिफरेंस, है ना। अब ये हमारा वास डिफरेंस क्या है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमारा ये एपिडिडमिस पीछे की तरफ क्या हो जा रहा है, बिल्कुल पतले से ट्यूब में बदल जा रहा है। और ये ट्यूब जो है आगे की तरफ और लंबे से ट्यूब के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। और इस लंबे से ट्यूब के फॉर्म को हम क्या बुलाएंगे, इसी को तो बुलाएंगे हम वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक, जिसकी टोटल लंबाई होगी 40 सेंटीमीटर, है ना। इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ये क्या है, कुछ नहीं, एक ट्यूब है ना। इस ट्यूब में भी क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन, रिफ्लेक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन, रिफ्लेक्शन, यानी ये स्पर्म को स्टोर नहीं करता है ना। क्या करता है, तो सिर्फ उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है, आगे की तरफ पुश कर देता है कि भैया तुम क्या करो, अब आगे बढ़ो। या सिर्फ ये उसको एक पाथ दे देता है, यानी यहाँ से जो स्पर्म आगे की तरफ इसके अंदर आता है, उस स्पर्म को ये क्या करता है, आगे की तरफ पाथ दे देता है, रास्ता दे देता है, उसको आगे की तरफ ये बढ़ा देता है। बस इतना ही काम करता है ना। लंबाई 40 सेंटीमीटर इसकी अट जाती है बहुत आसानी से। कैसे, क्योंकि ये शुरू कहाँ से होता है, तो स्क्रोटम के अंदर से, है ना। और चला कहाँ जाता है, तो हमारे पेट के निचले हिस्से में। कहाँ तक चला जाता है, तो हमारे पेट के निचले हिस्से में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। कौन सी ब्लैडर होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर, है ना। अब यूरिनरी
ब्लैडर क्या होती है? तो यूरिनरी ब्लैडर को हम बोलते हैं मूत्र की थैली, है ना। ये मूत्र की थैली के पास चली जाती है और मूत्र की थैली के ऊपर जाती है और उससे ऊपर से फिर लिपट कर नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ आकर मूत्र निकलने वाली जो नली होती है उस नली से ये होकर के क्या करता है? तो उस नली से ये होकर के क्या होता है? तो चला जाता है कहाँ? तो यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग के अंदर। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि यूरेथ्रा और ये हमारा पेनिस क्या होता है। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।